हेलो एवरीवन एंड वेलकम। मुझे उम्मीद है आप पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे और इस वीडियो में एक टिप है ताकि आप इसी तरीके से हमेशा स्वस्थ रहें। एक कहावत है, नो पेन नो गेन, यानी कोई भी मेहनत मशक्कत के बिना आपको अचीवमेंट नहीं मिल सकता है। और चूंकि हम इस चैनल पे स्वास्थ्य की ही बात करते हैं तो आज हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे कि नो पेन नो गेन का आखिर क्या मतलब है। यानी आपकी बॉडी को भी पेन से गुजरना होता है अगर उसे स्वास्थ्य चाहिए। अगर बॉडी में कोई एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, कुछ सिचुएशनल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, तो उन सब के लिए एडेप्टेशन एक बेहद ही जरूरी चीज है जिसके लिए इस शरीर को तैयार करना पड़ता है। और यही वजह है कि थोड़ा स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए एक अच्छे डोजेस मेडिसिन की तरह काम करता है। स्ट्रेस को हम आसानी से समझने के लिए इसको दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक फिजिकल स्ट्रेस और एक मेंटल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस यानी जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस हमारी बॉडी को होता है, तो इसमें पहला स्ट्रेस है हमारा एक्सपोजर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी अगर हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्टेराइल कर लें, पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रख दें ताकि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस किसी भी तरीके का हमारी बॉडी को अफेक्ट ना कर सके, तो हमारी बॉडी बीमार हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा जो कि बचपन में बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर में रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टेराइल एटमॉस्फेयर में रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनको अक्सर एलर्जिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं, एस्मा की कंडीशन इनको होने लग जाती है, कोल्ड कफ की फ्रीक्वेंसी ऐसे बच्चों में हमेशा बहुत ज्यादा होती है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, अगर बड़े भी अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं इस तरीके से, तो उनमें भी कोल्ड कफ और लंग के जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी हद तक बढ़ जाती हैं। अगर आपका एक्सपोजर इन अलग अलग टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे कम हो जाए, तो इवन आपकी बॉडी में भी जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है वो भी कम हो जाता है, यानी उनकी भी वैरायटी और संख्या कम हो जाएगी। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने ज्यादा जरूरी हैं आपकी बॉडी के लिए, जो कि बॉडी के हर पार्ट्स में ऑलमोस्ट रहते हैं, स्पेशली आपके गट बैक्टीरिया के फॉर्म में। ये गट बैक्टीरिया आपको कितनी बीमारियों से बचाते हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए और समझिए कि हमारे जितने भी डीएनए जो होते हैं, जो कि बॉडी को रिपेयर करते हैं या रीजनरेशन का काम करते हैं, जो हमको एजिंग से बचाते हैं यानी बीमारियों से बचाते हैं, उन सब के लिए हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक बैलेंस एटमॉस्फेयर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हमको इनसे एक्सपोजर भी चाहिए टाइम टू टाइम। इसलिए अगर जब आप नेचर में जाते हैं या आप बाहर घूमते हैं या आप कभी मिट्टी में काम करते हैं, पेड़ों के पास काम करते हैं, तो आपको ये भरपूर मात्रा में आपके अंदर आते हैं, टच से आते हैं, आप इनको इनहेल करते हैं, तो ये सब आपके बॉडी में इसका जो एनवायरनमेंट है इसको बना के रखते हैं, इसकी क्वांटिटी मेंटेन करके रखते हैं, इनकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। और जो एजिंग के साथ होने वाली प्रॉब्लम है जैसे पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज, डिमेंशिया की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स भी इन लोगों में ज्यादा होती है जो लोग बहुत ज्यादा हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में रहते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड करके रखते हैं। दूसरा जो फिजिकल स्ट्रेस है दैट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेशन किसी को नहीं होता, क्योंकि एक स्ट्रेसफुल कंडीशन हम बॉडी को देना चाहते हैं, जो इसके लिए बॉडी एज सच प्रिपेयर नहीं रहती, आपको इनिशियली काफी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप बॉडी में माइक्रो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं, और ये माइक्रो इन्फ्लामेशन जो बॉडी में मेजर इन्फ्लामेटरी जो डिजीजेस हैं उससे लड़ने में बॉडी की हेल्प करता है और बॉडी को उनसे प्रोटेक्ट करके रखता है। बॉडी को ये रिबिल्ड जो भी प्रोसेस होती है, टिश्यू रिबिल्डिंग की जो प्रोसेस होती है, रिपेयर की प्रोसेस है, हीलिंग की जो प्रोसेस, इन सब में ये मदद करता है। तो जो भी इन्फ्लामेटरी डिजीज है जैसे कि डायबिटीज है या हार्ट की डिजीज है या लंग की प्रॉब्लम है, जो आपके टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं लिवर के थ्रू, उन सब की एफिशिएंसी काफी हद तक बढ़ती है एक्सरसाइज करने से। तीसरी जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है दैट इज फास्टिंग। फास्टिंग मतलब सिंपल स्टारवेशन, और स्टारवेशन नेचुरली बॉडी के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस है। अगर किसी को कहा जाए कि उसे स्टार्व करना है या उसे खाना नहीं दिया जाएगा 2-3 दिनों के लिए, तो इसके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाएगी। लेकिन जब आप ये कंट्रोल्ड वे में अपनी बॉडी को फास्टिंग के थ्रू लेकर जाते हैं, तो आप अपनी बॉडी में एक्चुअली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाली जो बीमारियां उससे लड़ने के लिए इसको प्रिपेयर करते हैं, और ऐसी कितनी सारी बीमारियों से आप बॉडी को बचाते हैं, यहाँ तक कि कैंसर तक से आप आसानी से फाइट कर सकते हैं अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेस दें फास्टिंग के थ्रू। फास्टिंग एक तरीके का एक एडेप्टेशन की प्रोसेस है बॉडी की। शुरू में अगर आपने देखा होगा कि जो लोग फास्टिंग नहीं करते उनके लिए 2-4 घंटे भी फास्टिंग करना एक बड़ा डिफिकल्ट सा प्रोसेस रहता है, लेकिन आप फिर भी बार बार कोशिश करते रहे, थोड़ा थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाते रहे, तो एक समय ऐसा आता है कि लोग 2-2, 3-3, 4-4 दिन बल्कि महीने भर तक की फास्टिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से बॉडी अडेप्ट करती है, ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए अपने आप को धीरे धीरे प्रिपेयर करती जाती है। तो इस फास्टिंग के प्रोसेस में आपको एक्चुअली आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो नए तरीके से काम करता है, क्योंकि बॉडी ने अब इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस से
किस तरीके से रहा जा सकता है, उस स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में किस तरीके से रहा जा सकता है, वो सीख लिया है, तो बॉडी एक हार्ड अडेप्टेशन के थ्रू गुजरती है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम करती है और बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है जो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, दैट इज टेम्परेचर स्ट्रेस। टेम्परेचर स्ट्रेस यानी कि आपने बॉडी को कभी तो बहुत ज्यादा हीट दी और बॉडी को या तो कभी बहुत ज्यादा एक नॉर्मल से बहुत कम टेम्परेचर में रखा। तो जब आप बॉडी को बहुत ज्यादा हीटेड एटमॉस्फेयर में रखते हैं, जैसे कि आप या तो धूप में दौड़ना की बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, या फिर आप सोना भी अगर आप लेते हैं, सोना बाथ, तो उसमें भी आपकी बॉडी का एक्सपोजर हीट से बहुत ज्यादा होता है। तो इन कंडीशंस में बॉडी से टॉक्सिन्स भी बहुत ज्यादा रिमूव होते हैं और बॉडी की एंडोरेंस बढ़ती है, बॉडी की जो टॉलरेंस पावर है, एडेप्टेशन पावर है, वो कई गुना बढ़ती है। तो जब और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आएंगी तब बॉडी उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेगी। इसी तरीके से जब लो टेम्परेचर, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चिल्ड पानी में या फिर बर्फीले पानी में अपने को कुछ देर के लिए रखते हैं, या फिर अगर आप वैसा नहीं कर सकते हैं अपना एंडोरेंस बढ़ाने के लिए, तो आप ठंडे पानी से नहा सकते हैं। अगर आपको गर्म पानी से या नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से नहाने की आदत है, तो उसकी बजाय आप अगर कम टेम्परेचर के पानी से नहाएंगे, तो जब आपकी बॉडी एकदम ठंडी हो जाती है, तो एक तरह से बॉडी शॉक में चली जाती है और इस तरीके से आप अपने ब्रेन में नए न्यूरॉन्स का रीजनरेशन कर सकते हैं। नए न्यूरॉन्स को बनाने में ये मदद करता है। तो आपको टेम्परेचर वेरिएशन का भी स्ट्रेस बॉडी को कभी कभी देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं हमेशा एम्बिएंट टेम्परेचर में ही रहते हैं, जरा सी गर्मी हुई और वो टॉलरेट नहीं कर सकते, जरा सा भी ठंड लगी तो वो टॉलरेट नहीं कर सकते। इस तरीके से बॉडी की जो काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ऐसे लोग हमेशा बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है आपकी बॉडी के लिए, दैट इज फूड टॉक्सिन्स। यहाँ हम उन चीजों की बात नहीं कर रहे हैं जो कि आप टॉक्सिन्स बाहर से लेते हैं, कि आप बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव वाली चीजें ले रहे हैं या बहुत सारे ऐसे एडिटिव वाली चीजें ले रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। जिन चीजों से तो आपको 100% खुद को प्रोटेक्शन करने की आदत डाल देना चाहिए कि इन चीजों से आप खुद को दूर रखें। लेकिन आप जो नेचुरल फूड भी लेते हैं उसमें भी बहुत सारी ऐसी टॉक्सिक चीजें रहती हैं, टॉक्सिसिटी उसमें रहती है जो कि आपकी बॉडी को स्ट्रेस में डालती है या आपकी बॉडी के लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट करती है। जैसे कि जब आप बहुत कड़वी चीजें खाते हैं, नॉर्मली बॉडी का जो टेस्ट बना हुआ है कड़वे के लिए, वो क्या बताने के लिए बना हुआ है कि ये चीज आपके लिए पॉइजनस हो सकती है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। इसी के लिए हमारी टेस्ट बर्ड्स में कड़वा को रिकॉग्नाइज करने वाली टेस्ट बर्ड्स भी हैं। जब भी हमको कोई चीज बहुत कड़वी लगती है तो हम उसको तुरंत थूक देते हैं, उसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी कड़वी चीजें हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, जैसे नीम। तो नीम की पत्तियां खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी आपको साल में एक बार नीम भी खाना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है लेकिन आपकी बॉडी के अंदर के लिए ये टॉक्सिसिटी भी अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये लिवर के फंक्शन को एनहांस कर देती है, या आपके बॉडी का जो डाइजेशन है वो ठीक करती है, ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करती है। इसी तरीके से जब आप करेला खाते हैं, तो डायबिटीज वाले लोग हमेशा करेला खाते हैं क्योंकि उससे उनकी ब्लड शुगर लेवल कम होती है, बॉडी का इन्फ्लामेशन कम होता है। शुगर लेवल को रिड्यूस करने के लिए करेले का जूस या करेले किसी और फॉर्म में करेला अक्सर लिया जाता है। नॉर्मल लोग जब इसको ज्यादा लेंगे तो उनके अंदर एसिडिटी की ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, पर अगर आप कभी कभी इसको लेते हैं तो ये भी बॉडी से ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, बेटर डाइजेशन में मदद करता है, लिवर फंक्शन को बेटर कराता है और साथ में ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए ये अच्छा है। इसी तरीके से जो पंपकिन सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स जब आप खाली पेट खाते हैं तो जो पैथोजेंस होते हैं आपके पेट में, उन पैथोजेंस के लिए ये टॉक्सिक मटेरियल का काम करता है। यानी आपको ये बहुत ज्यादा बिटर तो नहीं लगता टेस्ट में, लेकिन उन जो पैथोजेंस है उनके लिए एक तरीके से टॉक्सिक मटेरियल है। तो ये टॉक्सिसिटी जब आप बॉडी को देते हैं तो एक्चुअली आप ऐसे पैथोजन से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और यही काम जो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की भी बात करें, जैसे कोरिएंडर लीव्स है या फिर आप कोई भी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, पालक है, ये सब आप नॉर्मली ऐसे खाते हैं तो काफी बिटर लगती हैं, इसलिए आप इसको किसी दूसरी चीज के साथ मिला के या पका के खाना पसंद करते हैं या कम क्वांटिटी में खाते हैं। ऐसे ही सल्फोराफेन एक कंपाउंड है जो कि कुछ वेजिटेबल्स में मिलता है, जैसे कि ब्रूसेल्स स्प्राउट्स, रेडिश स्प्राउट्स या ब्रोकली स्प्राउट्स में, जो कि बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है जो लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में और ज्यादा मदद करते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है आपकी बॉडी के लिए, दैट इज CO2 टॉलरेंस, कार्बन डाइऑक्साइड का टॉलरेंस। और ये टॉलरेंस आप कैसे बढ़ा सकते हैं? अपनी ब्रेथ को रोककर, यानी आप प्राणायाम के जरिए धीरे धीरे जब आप अपनी ब्रेथ को रोकते हैं, थोड़ी देर रोक के रखते हैं, तो आप अपना CO2 टॉलरेंस बढ़ाते हैं। प्राणायाम की बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो आप मेरा वीडियो देखना ना भूलें।
CO2 टॉलरेंस एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आपकी बॉडी का फिटनेस लेवल बढ़ता है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इससे कंट्रोल होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको ये कंट्रोल करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको ये एनहांस करता है, उसकी एक्टिविटी को एनहांस करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? बॉडी को रिलैक्स करना। तो जब आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती हैं, जैसे कि आपको बहुत लंबे समय तक खाने को नहीं मिला, बहुत लंबे समय तक आपको कुछ हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ रहा है, या आपकी फिजिकल एक्टिविटीज एक लिमिट से ज्यादा हो गई है, या ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, बहुत ज्यादा एंजाइटी आपको हो सकती है, या आपको परफॉर्मेंस, इससे पीक परफॉर्मेंस कहीं पर देनी है जहां पे आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गए हैं, तो कुछ लोगों को ऐसी सिचुएशन में पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, डिजीनेस लगने लगती है, घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, ये तरीके की सिचुएशंस होती हैं। लेकिन अगर आपने ब्रेथ को कंट्रोल करके, थोड़ी देर ब्रेथ को कंट्रोल करके उसको रोक के, जब आप सांस लेते हैं उसको रोक के रखते हैं, या सांस छोड़ते हैं फिर उसको रोक के रखते हैं, जिसको हम कुंभक कहते हैं, इस तरीके की जब आप प्रोसेस करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आप एक्चुअली में बॉडी में CO2 टॉलरेंस बढ़ाते हैं। यानी जब आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो आपके ब्रेन को एक संदेश जाता है, मेडुला ऑब्लंगाटा, उसको एक संदेश जाता है कि भाई जल्दी जल्दी सांस लो, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा हो चुकी है। तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर जब आप ब्रेथ को रोक के रखते हैं तो उसके बाद आपकी जल्दी जल्दी सांस लेने की इच्छा होती है। जब आप इसको प्रोसेस को बार बार दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी का जो टॉलरेंस लेवल है वो बढ़ जाता है, और इस अडेप्टेशन से फिर आपको जल्दी जल्दी सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन के कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पर नहीं हो तो आपको एक टॉलरेंस को बढ़ाने की, CO2 टॉलरेंस को बढ़ाने की जो प्रैक्टिस है वो जरूर करनी चाहिए। तो ये सारी वो फिजिकल स्ट्रेसेस हैं जिसके बिना आपकी बॉडी कमजोर और बीमार महसूस करेगी। दूसरा होता है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस यानी कि जब आप कोई भी एक प्रीडेटर या फिर कोई भी एक थ्रेटफुल सिचुएशन आपकी माइंड को दिखता है, आपको दिखता है, तो आप एकदम से स्ट्रेस में चले जाते हैं। तुरंत ही आपके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, या फ्रीजिंग रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो आउटकम है वो आपको उस समय डेथ वाली सिचुएशन दिखती है, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में आपको ये आउटकम कभी नहीं मिलता है। तो दूसरा आउटकम जो क्या होता है, एक होता है एक रिवॉर्डिंग सिचुएशन है आपका आउटकम। यानी आपको पता है कि अगर इतने समय तक मैंने ये बहुत मेहनत कर ली, या ये काम कर लिया, या इतना मैंने एक्सरसाइज कर ली, या फिर कोई अचीवमेंट के लिए पर्टिकुलर एक्टिविटी आपने कर ली, तो आपको अल्टीमेटली फिर रिवॉर्ड मिलेगा, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको कोई ट्रॉफी मिलेगी, तो आप बड़ी खुशी से उस काम को कर सकते हैं। तो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो है, लेकिन आपको चूंकि रिवॉर्ड के रूप में आउटकम मिल रहा है, इसलिए वो जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो एक मोटिवेशन का काम करती है। यानी वो जो कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन रिलीज हो रहा है वो अल्टीमेटली डोपामिन रिलीज करने में आपकी मदद कर रहा है। तो इस तरीके का जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है बॉडी के लिए अच्छा है, आपके दिमाग के लिए अच्छा है, क्योंकि इसी वजह से लोग रिस्क लेते हैं, इसी वजह से लोग जो गेम्स में, स्पोर्ट्स में है, काम कर पाते हैं। लेकिन कुछ आउटकम्स ऐसे होते हैं जहां पे आउटकम सबके लिए सेम होते हैं, लेकिन आपका परसेप्शन उसके लिए अलग होता है। जैसे कि रिटायरमेंट। कुछ लोग रिटायरमेंट को लेके बड़े एक्साइटेड रहते हैं कि अब तो फुर्सत से हमको जीना है, अब कोई टेंशन नहीं काम की, अब बस लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो कुछ लोगों के लिए रिटायरमेंट बहुत अच्छी चीज हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरे लोग रिटायरमेंट को इस तरीके से देखते हैं कि अब तो उनकी कोई यूटिलिटी नहीं रही, अब तो उनका काम चला गया, अब तो उनकी रेगुलर इनकम चली गई, अब तो उनकी एज हो गई है, अब तो कहीं जा फिर नहीं सकते हैं, लोगों से मिलजुल नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से रिस्पॉन्स, आउटकम सेम है, लेकिन आपने उसको डिफरेंट तरीके से परसीव किया, इसलिए दोनों के लिए जो उसका इफेक्ट है वो अलग हो जाता है, और यहीं से लोग क्रॉनिक स्ट्रेस अपने लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए ऐसे समय में जब आपको कोई ऐसी सिचुएशन दिखती है जहां पे आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, तो आप उसमें से कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें, ना कि कुछ बुरा ढूंढने की कोशिश करें। यानी आपको परसेप्शन अपना बदलना पड़ेगा, नहीं तो यही क्रॉनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा और यही बहुत सारी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा आउटकम ऐसा होता है जो कि मिक्स्ड आउटकम है। जैसे कि ऑफिस में अक्सर लोग जो काम करते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि क्यों काम करना है, मैं ही हूँ जिससे काम कराया जाता है, बाकी लोग तो कोई काम नहीं करते, इतना काम करने के बाद भी हमको कुछ नहीं मिलता है। वहीं कुछ लोग इस तरीके से देखते हैं कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो मैं इस तरीके की जॉब को स्विच कर सकता हूँ, या कि मेरा CV बहुत अच्छा हो जाएगा, या फिर मैं इस तरीके के काम को बाहर शोकेस कर सकता हूँ, या मेरे अपने अचीवमेंट्स लेवल बढ़ जाएंगे। यानी एक मिक्स्ड आउटकम होता है जहां आपका अगेन नजरिया ही काम करता है, लेकिन आप उसमें से कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। क्रॉनिक मेंटल स्ट्रेस की यही एक वजह है कि लोग आउटकम को अपने फेवर में चाहते हैं, अपने हिसाब से चाहते हैं,
उस आउटकम को जिसे वो बदल नहीं सकते। तो अक्सर जो लोग लंबे समय से ऑफिस जा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, ऐसे लोगों से पूछा जाता है तो उनको हर दिन बड़ा स्ट्रेसफुल सा महसूस होता है। अगर आप हर दिन को स्ट्रेसफुल समझेंगे तो वो क्रॉनिक स्ट्रेस में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जहां आप आउटकम नहीं बदल सकते, अपना परसेप्शन, अपना नजरिया बदलिए ताकि ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस ही रहे। यानी आपको क्या करना है, आपको एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, आपको हमेशा कुछ अच्छा आउटकम जरूर ढूंढना है, चाहे सिचुएशन कितनी भी बैड हो, चाहे आप किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में हो जहां सब कुछ आपको नेगेटिव दिखता है, कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव जरूर ढूंढिए ताकि आप अपने बॉडी को, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। दूसरों से मतलब नहीं है, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो आप इस तरीके की स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अपने आप को निकालिए और किसी दूसरे एनवायरनमेंट में जाइए जहां आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े। तो हर फिजिकल जो स्ट्रेस की लिमिट है, आपकी बॉडी को पता, आपका बॉडी का इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपका जो माइंड का इंटेलिजेंस है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को परसीव कर सके, उसको एनालाइज कर सके और समझ सके कि कहाँ मेरी लिमिट है। तो आप इस मेंटल स्ट्रेस में ही लिमिटलेस हो जाते हैं और यही बीमारियों की वजह बनती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्योंकि आपको कैसे डेली फिजिकल स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा बॉडी को देना है ताकि किसी भी चैलेंजेस से निपटने के लिए बॉडी अपने आप को तैयार कर सके। और उसी तरीके से मेंटल स्ट्रेस की जो कंडीशंस है, आप उसको भी एनालाइज ठीक तरीके से कर सकें ताकि आप वो मेंटल स्ट्रेस का फायदा उठाएं, ना कि उसको क्रॉनिक मेंटल स्ट्रेस में कन्वर्ट करें। तो इन चीजों का ध्यान रखिए और देखिए, समझिए कि ज्यादा स्ट्रेस लेने से आप अपने हार्ट को बीमार कर लेते हैं। आपकी हार्ट प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह यही क्रॉनिक मेंटल स्ट्रेस है और इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।